हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लिपिड्स। इससे पहले की वीडियोस में बेटा हम प्रोटीन्स और उससे पहले हम न्यूक्लिक एसिड और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो देखो, क्योंकि आज की क्लास में हम जो बॉन्डिंग की बात करेंगे वो बॉन्डिंग के टाइप्स मैंने आपको पिछली क्लास में समझाए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा लिपिड से स्टार्ट करते हैं। लिपिड के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि जो लिपिड है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये जो मिलता है आपको वो एसिड इनसॉल्यूबल पूल में मिलता है। कहाँ मिलेगा? एसिड इनसॉल्यूबल पूल में। क्यों मिलता है एसिड इनसॉल्यूबल पूल में? ये एसिड इनसॉल्यूबल पूल, एसिड इनसॉल्यूबल पूल में क्यों मिलता है? क्योंकि ये वाटर इनसॉल्यूबल है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से ये एसिड के अंदर डिसॉल्व होके नहीं जा पाता है फिल्ट्रेट के अंदर, ये रिटेंटेट वाले सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है। ये दो बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है और एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो एज द स्टेटमेंट सजेस्ट कि यहाँ पर ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है, लेकिन ये सॉल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कौन कौन आ जाते हैं? एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, अल्कोहल। जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें तो सॉल्यूबल हो सकता है लिपिड, लेकिन वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं मोस्टली। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लिपिड डू नॉट फॉर्म्स अ पॉलीमर। मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसी वजह से बेटा ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये मिलेंगे किस फ्रैक्शन में? ये मिलेंगे एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है पिछली क्लासेस के अंदर। उसके बाद आपको बेटा लिपिड के टाइप्स एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो जो मेंशन है मैं यहीं से बता दूंगा। लिपिड तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक सिंपल, दूसरा कॉन्जुगेट, तीसरा डेरिवेटिव। सिंपल में बेटा आपके पास क्या क्या आते हैं? फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल है जिसमें से फैट्स और ऑयल्स हम डिस्कस करेंगे, वो भी एनसीईआरटी में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ है। बस एक प्रॉपर्टी दी है कि हाउ फैट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑयल्स, लेकिन हमको जो डिटेल में पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो सिंपल लिपिड्स पढ़ने हैं। सिंपल लिपिड्स के बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया हुआ है, स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं। इसके बाद बेटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एज द नेम सजेस्ट चिपका हुआ। इसका मतलब ये जो लिपिड है ये किसी ना किसी दूसरे अदर मॉलिक्यूल के साथ चिपका हुआ है, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है क्योंकि इसके ऊपर आपने कुछ और चिपका दिया है। तो लिपिड कैन बी फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स एज द नेम सजेस्ट कि आपने फॉस्फेट ग्रुप के साथ या फॉस्फोरस कंटेनिंग ग्रुप के साथ लिपिड को चिपका दिया तो वो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। और दूसरा क्या हो गया बेटा? ग्लाइकोलिपिड की ग्लाइको मतलब शुगर कंटेनिंग मॉलिक्यूल के साथ लिपिड को चिपका दिया। ठीक है, अब यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आंसर करना आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पिन कर दूंगा उस बच्चे का कमेंट जिसका भी आंसर ठीक होगा, कि बेटा ये फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड कौन सी ऑर्गेनेल है आपको लगता है जिसमें बनते होंगे। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरा क्वेश्चन? अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कि कौन से वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूँ। मैं बेटा सेल चैप्टर में बात कर रहा हूँ आपसे, ऑन एंड अराउंड जब हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी, तो वहाँ से आंसर है। इससे ज़्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा। अब आपका टास्क है आपको नीचे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद बेटा डेराइव्ड लिपिड्स। व्हाट आर डेराइव्ड लिपिड्स? वही लिपिड्स के ही डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं जिसमें आपके स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल। अब इनमें से सर हम पढ़ने क्या वाले हैं, अपने सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा? क्यों? क्योंकि लिपिड छोटा कोई टॉपिक नहीं है, लिपिड बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में नहीं घसीटने वाला हूँ इस टॉपिक के अंदर। जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सटीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही चीज़ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम सिंपल लिपिड्स पढ़ेंगे बेटा बहुत डिटेल में। क्यों? क्योंकि सिंपल लिपिड्स आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए हुए हैं। दूसरा कॉन्जुगेट लिपिड्स में बेटा आपको फॉस्फोलिपिड्स का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर और एक स्टेटमेंट दी है, तो उस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड के। और तीसरा आपका क्या? स्टीरॉयड में बेटा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो हम कोलेस्ट्रॉल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा हम किससे? सिंपल लिपिड से स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल लिपिड की अगर बात करें तो याद करो बेटा छोटी क्लासेस के अंदर जब आप डाइजेशन पढ़ते थे, जैसे आपने 10th क्लास लाइफ प्रोसेस के अंदर डाइजेशन पढ़ा होगा, तो मुझे एक बात बताओ वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? क्या आपने वहाँ पे ये पढ़ा था कि जब हम फैट को डाइजेस्ट करते हैं तो फैट को डाइजेस्ट करने पे दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है ग्लिसरॉल और दूसरा मिलता है फैटी एसिड। तो इसका मतलब फैट बने भी किसके होंगे? मतलब लिपिड या फैट्स बने भी किसके होंगे? अगर लिपिड टूटने पे आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल रहा है तो बिल्कुल लिपिड बने भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिलाकर ही हैं।
ठीक है, इतनी बात तो एकदम क्लियर हो रही है। तो सिंपल लिपिड्स कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, नंबर वन इज ग्लिसरॉल, नंबर टू इज फैटी एसिड। और इन दोनों के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। तो लिपिड्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में जो बॉन्ड आता है उस बॉन्ड को बोलते हैं हम क्या? एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एस्टर बॉन्ड में बेटा लॉन्ग चेन मतलब कार्बन की लंबी लंबी चेन्स वाले फैटी एसिड्स आके अल्कोहल ग्रुप के साथ चिपकते हैं, जो कि कौन सा ग्रुप है बेटा? आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के पास मल्टीपल अल्कोहल होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल को पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH, अल्कोहल ग्रुप, प्रोपेन भी बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैं अभी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप इस बात को समझना। प्रोपेन क्यों बोला जा रहा है? जैसे मैंने प्रोपेन बोला आपको समझ जाना चाहिए था कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्लिसरॉल के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो आपने 3 कार्बन बनाए ग्लिसरॉल के अंदर, और मैंने बोला पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब पॉली कौन सा है? पॉली भी क्या? ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पे कितने आपके OH ग्रुप आ गए? 3। तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप आ गए। अब कुछ नहीं करना है, बाकी की वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन से पूरी कर दो। ये जो आपका ग्रुप बन के तैयार हो गया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है, ग्लिसरॉल का ही नाम है। तो ग्लिसरॉल को ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास 3 OH ग्रुप लगे हैं 3 अलग अलग कार्बन पे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और इसमें बेटा 3 OH है विच इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इस वजह से बेटा ये वाटर सोल्यूबल है। और आपसे कोई भी पूछे कि ग्लिसरॉल कैसा मॉलिक्यूल है, तो आप आंसर करना कि ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, पानी से प्यार है इसको। और ये चीज़ हमने डिस्कस करी हुई है, आप में से किसी ने भी मुझसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी है तो उनको ये बात ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि ग्लिसरॉल को मैंने ऐसे गोले की तरह शो किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और बोला था ये जो हेड रीजन है, इसको हमने हेड दिखाया था, और बोला था ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद बेटा अगर मैं फैटी एसिड्स की बात करूं तो सर फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फैटी एसिड जो हैं वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हो गया? इनमें लंबी लंबी कार्बन की चेन्स प्रेजेंट होंगी, और एंड में कौन सा ग्रुप लगा हुआ होगा? COOH। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, RCOOH। तो ये सिंपलेस्ट वे है, इन दोनों में से कुछ भी शो कर दो। लेकिन ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हर एक एंड क्या शो करता है? एक एक कार्बन, राइट? ठीक है, तो ये लंबी चेन है। अगर मैं फैटी एसिड की बात करूं तो मैं कार्बन नंबर चेंज करता जाऊंगा, ये चेन चेंज करता जाऊंगा, आपके पास अलग अलग टाइप के फैटी एसिड्स आते जाएंगे। मतलब R ग्रुप चेंज करते रहो, अलग अलग टाइप के फैटी एसिड्स बनाते रहो। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आर के अंदर एक 20 कार्बन का चेन ले लिया, तो मैं इसको कैसे शो करूंगा? आर के अंदर 20 कार्बन का चेन ऐसे शो करना पड़ेगा। देखो, CH3 CH2 COOH। लेकिन ये CH2 मेरे को कितनी बार लगाना है? ये CH2 मेरे को कितनी बार लगाना है इस चेन के अंदर? टोटल मेरे को क्या है? 20 कार्बन रखने, टोटल 20 कार्बन, नॉट आर। ठीक है, टोटल कितने कार्बन रखने हैं? 20। तो लेट से टोटल 20 रखने हैं, तो 1 और 2, 2 तो ये निकल गए, और कितने कार्बन है? 18। तो बीच में 18 लगा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ये 20 कार्बन का फैटी एसिड शो करने का तरीका है कि 1 कार्बन 18 कार्बन मतलब 19, और ये 20। तो 20 कार्बन का आपको फैटी एसिड बनाना है तो वैसे बनेगा। और दूसरी बात, ये जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोफोबिक है नेचर में, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको कभी सिंपल लिपिड बनाने हैं तो उसमें क्या करना है? ग्लिसरॉल पकड़ो और उस पर फैटी एसिड चिपका दो। तो जब आप ग्लिसरॉल पे फैटी एसिड चिपका दोगे तब आपके पास क्या बन जाएगा? तब आपके पास जो बनेगा वो बनेगा क्या? सिंपल लिपिड्स। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? एस्टर बॉन्ड। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट? एस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट। पॉइंट टू बी नोटेड। मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सिंपल लिपिड्स। अब मैं बेटा फैटी एसिड की बात करना चाहूँगा, क्योंकि फैटी एसिड 2 प्रकार के हो सकते हैं। मतलब फैटी एसिड फिर से याद करो कि आपके पास एक कार्बन की चेन है और आपके पास COOH ग्रुप है। अब ये कार्बन की चेन में क्या लगाया आपने, उस बेसिस पे फैटी एसिड 2 प्रकार के हो सकते हैं। अगर ये कार्बन की चेन आपने सैचुरेटेड ली है
तो उस फैटी एसिड को बोलेंगे सैचुरेटेड, और आपने अनसैचुरेटेड लिया तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अगर आप ये भूल रहे हो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, तो अभी याद दिलाते हैं आपको। बेटा सैचुरेटेड वो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, और अनसैचुरेटेड वो जिसमें डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है किसी भी मॉलिक्यूल को सैचुरेटेड? क्योंकि बेटा जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेट है कंपाउंड ऑलरेडी, इसमें और चीज़ें ऐड नहीं हो सकती हैं। बल्कि किसी में डबल बॉन्ड है तो इसमें अभी क्षमता है कि ये इस डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करे और कोई मॉलिक्यूल इस पे ऐड हो सके। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड। तो जिनमें डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड, या ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी अनसैचुरेटेड बोलेंगे, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। डिफरेंस समझो जरा फटाक से। डिफरेंस ये है कि ओनली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड्स भी होते हैं सिंगल बॉन्ड्स के साथ साथ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको हम? अनसैचुरेटेड। उसके बाद नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। आपके पास दो टाइप के फैटी एसिड्स होंगे, एक इसेंशियल फैटी एसिड्स और एक नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। जो खाने में आपको लेने पड़े अपने फूड के साथ वो हो गए इसेंशियल। ठीक है, वरना इनकी कमी हो जाएगी। और व्हाट आर नॉन इसेंशियल? जो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये बात आपको बिल्कुल वही फील दे रही होगी जब मैंने अमीनो एसिड्स पढ़ाया था आपको, कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं इनके नेचर की, तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो सॉलिड होते हैं ज़्यादातर रूम टेम्परेचर के ऊपर, जैसे कि बटर, घी वगैरह, ये सब सैचुरेटेड हैं। ठीक है, जबकि जो आप मूल बटर खरीद के लाए, जो घी खरीद के लाए, सैचुरेटेड है। जबकि लिक्विड फॉर्म में जो रहते हैं, जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, वो आपके मस्टर्ड ऑयल वगैरह, वो अनसैचुरेटेड रहते हैं। ठीक है, तो जनरली जो फैटी एसिड्स हो गए सैचुरेटेड वाले, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो अनसैचुरेटेड वाले हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव होते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड वाले। लेस रिएक्टिव होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एडिशन रिएक्शन ही शो नहीं कर रहे, कुछ ऐड ही नहीं हो पा रहा है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनकी बॉडी में स्टोर होने की टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा। केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, तो इनकी केमिकल बॉडी में स्टोर होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए ओबेसिटी करते हैं। इसलिए बोलते हैं चूज एनी डे यू शुड चूज ऑयल ओवर बटर। मस्टर्ड ऑयल को, सरसों के तेल को बटर के ऊपर चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो बॉडी के लिए उतने अच्छे नहीं हैं जितने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? उतने अच्छे नहीं। रिक्वायरमेंट तो दोनों की है ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन आपकी ज़्यादा अमाउंट के अंदर सैचुरेटेड प्रॉब्लम करेगा, ओबेसिटी कॉज करता है। जबकि आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करोगे तो ये मेटाबॉलिकली हाईली रिएक्टिव हैं। ठीक है, ज़्यादा रिएक्ट करते हैं एंड बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, बॉडी के अंदर ज़्यादा स्टोर नहीं होंगे। उसके बाद बेटा मोस्ट एनिमल फैट्स, एनिमल से डिराइव्ड और एनिमल की बॉडी में जो फैट है वो ज़्यादातर आपका क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। क्यों? क्योंकि स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा। उसके बाद प्लांट जो फैट रहेगा वो ज़्यादातर क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने बोला सरसों का तेल अनसैचुरेटेड है तो प्लांट से मिल रहा है। बाकी ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। जो मैंने ऊपर 20 कार्बन का फैटी एसिड बनाया था दैट वाज आर्किडोनिक एसिड। आपको कोई भी बोले आर्किडोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो फटाफट से स्ट्रक्चर चिपका देना। पहले आपने ये बनाया, उसके बाद बीच में लिख दिया 18, तो ये 20 कार्बन का फैटी एसिड बन गया विच इज़ आर्किडोनिक एसिड एंड इट इज़ अनसैचुरेटेड, मतलब बीच में डबल बॉन्ड्स होंगे। जबकि अगर आपसे कोई भी पूछे कि 16 कार्बन का बना दो, कितने कार्बन का? 16 कार्बन का बना दो पाल्मेटिक एसिड, तो आपका टास्क है कि 16 कार्बन का एसिड आप कैसे बनाओगे, राइट? तो दिस इज योर टास्क। तो आपको देखो जरा, पाल्मेटिक एसिड कैसे बनेगा, ये बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ऐसी स्टीरिक एसिड किसको बोलते हैं? 18 कार्बन के। मैंने 2 पे ही स्टार मार्क किया, बस वही याद कर लो। पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का और 20 कार्बन का आर्किडोनिक एसिड। और मैंने यहाँ पे जो आर्किडोनिक का स्ट्रक्चर बनाया था दैट वाज नॉट आर्किडोनिक। ठीक है, वो 20 कार्बन का फैटी एसिड था। ठीक है, 20 कार्बन का फैटी एसिड था। आर्किडोनिक एसिड क्यों नहीं था? क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड भी तो आएंगे। तो मैंने जो CH2 लगाया वो CH2 थोड़ी रहेगा, वो बीच बीच में CH होता रहेगा। समझ में आ गई बात? नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, बस आपको याद रखना है कि 20 कार्बन का फैटी एसिड इज आर्किडोनिक एसिड और 16 कार्बन का फैटी एसिड इज पाल्मेटिक एसिड। एज सिंपल एज दैट। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है होपफुली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग। ठीक है, और बॉन्डिंग के लिए मैं आपको एक बात समझा चुका हूँ कि 2 OH ग्रुप सब सामने आएंगे एक दूसरे के, तो क्या होगा? 2 OH ग्रुप जब सामने आते हैं कि X के पास भी OH है, Y के पास भी OH है, तो दोनों के OH आपस में एक समझौता करेंगे कि भाई आओ मिलके पानी निकालें। और पानी निकालने की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन के थ्रू दोनों चिपक जाएंगे और ये जो बॉन्ड बनेगा इसका नाम अलग अलग होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया जल्दी से, जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलो
अब हम बॉन्डिंग सीखते हैं। बॉन्डिंग किसके बीच में सीखनी है, क्योंकि हम सिंपल फैटी एसिड सीख रहे हैं तो हमको बॉन्डिंग सीखनी पड़ेगी। मतलब हमारे को क्या चिपकाना है, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड को चिपकाना है, ठीक है। और ये कौन से बॉन्ड से चिपकता है, एस्टर बॉन्ड, ठीक है, एस्टर बॉन्ड से चिपकेगा। अभी आप खुद ही देख लोगे एस्टर बॉन्ड कैसा दिखता है। लेकिन ध्यान सुनना, फैटी एसिड के टाइप होते हैं अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ग्लिसरॉल। अगर आपने एक ग्लिसरॉल लिया और फिर एक फैटी एसिड को एस्टेरिफाइड किया उसके साथ, मतलब वन फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विद वन ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल ने मिलके क्या बनाया है, आपका लिपिड बनाया है। तो ऐसे सिंपल लिपिड को हम बोलते हैं क्या, मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। अगर आपने क्या किया, एक ग्लिसरॉल लिया और उस पर दो फैटी एसिड चिपकाए हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेटा डाईग्लिसराइड। डाईग्लिसराइड। और अगर आपने एक ग्लिसरॉल लिया और कितने फैटी एसिड चिपका दिए, तीन फैटी एसिड, तो उसको हम बोलेंगे ट्राईग्लिसराइड। होपफुली आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। ट्राइग्लिसराइड तो आपने गेस ही कर लिया होगा, ट्राइग्लिसराइड से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं भी बताता हूँ आपको, समझो। हमारे पास बेटा ये मॉलिक्यूल है जिसको आपने नाम दिया था क्या, क्या नाम दिया था, ग्लिसरॉल। CH2, सॉरी CH2 CH2, इसको ग्लिसरॉल नाम दिया था। इसके पास कितने OH जो बॉन्ड बना सकते हैं, तीन। एक से बॉन्ड बना दिया एक फैटी एसिड ने, दो फ्री रह गए तो मोनोग्लिसराइड। दो से बना लिया, एक फ्री रह गया तो डाइग्लिसराइड। तीनों फैटी एसिड लगा दिए तो ट्राई। अब तीन से ज़्यादा फैटी एसिड तो नहीं लगा सकते हो ना, ट्राइग्लिसराइड ही मैक्सिमम आपका क्या हो गया, ग्लिसराइड हो गया। इसलिए इनको पॉलीमर नहीं बोला जाता है कि बहुत लंबी लंबी चेन्स नहीं लगा सकते हो आप। चलो अब बॉन्डिंग सीखते हैं। लेट अस कंसिडर, आपने क्या किया, यहाँ पे एक फैटी एसिड लेकर आए और उसको यहाँ पे इसके पास लेकर आए। आपको क्या लगता है, इस ग्लिसरॉल और इस फैटी एसिड के बीच में कोई समझौता हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ये बोलेंगे कि आओ भाई, क्यों ना हम साथ में मिलके क्या करें, बॉन्ड बना लें। और ये जो बॉन्ड बन के तैयार हुआ COO, इस बॉन्ड को कहते हैं एस्टर बॉन्ड। और इस टाइप का मॉलिक्यूल कहलाएगा क्या, मोनोग्लिसराइड। सिंपल। ऐसे ही डाइग्लिसराइड बताओ कैसे बनाओगे अगर बनाना पड़ जाए तो तीन कार्बन मॉलिक्यूल लेंगे सर हम, तीनों कार्बन मॉलिक्यूल पे OH लगाएंगे। और अब की बारी हम क्या करेंगे, अब की बारी जो फैटी एसिड लेकर आएंगे वो दो लाएंगे, एक R1 मैंने इसलिए बनाया आपको शो करने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों फैटी एसिड कैसे हों, दोनों फैटी एसिड सेम हो, ज़रूरी नहीं है, अलग भी हो सकते हैं। तो R1 भी हो सकता है दूसरे वाला और R2 भी हो सकता है। अब फिर से समझौता होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से भी वाटर निकलेगा और दोनों भाई भाई चिपक जाएंगे किससे, एस्टर बॉन्ड से। दिस इज कॉल्ड एज डाइग्लिसराइड। ग्लिसराइड, राइट। तो बताओ ट्राइग्लिसराइड कैसा होगा, शाबाश। ट्राइग्लिसराइड के अंदर हम तीन कार्बन, मतलब आपके तीनों कार्बन पे जो OH प्रेजेंट है। अब मैं हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी शो नहीं किया, चलो कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो तीनों हैं आपके पास, इसमें R1 COOH, R2 COOH, R3 COOH, क्या होगा, पानी पानी पानी, पानी निकलेगा और ये ऑक्सीजन के थ्रू चिपक जाएंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे हो कि तीनों से आपने चिपका दिया, ट्राइग्लिसराइड बना दिया, आप खुश, हम भी खुश, मस्त। समझ में आ गई मेरी बात। तो मोनोग्लिसराइड, वन ग्लिसरॉल प्लस वन फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड वन ग्लिसरॉल प्लस टू फैटी एसिड, एंड ट्राइग्लिसराइड वन ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड्स। और ये कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, एस्टर बॉन्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन से बॉन्ड्स, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपकी एनसीईआरटी में क्या किया है बेटा कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, इधर वाला, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना है, उसको इधर की जगह, ठीक है, मतलब ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, इसको इधर की जगह इधर शो किया हुआ है, इस साइड पे, इस साइड पे शो किया है। वो क्यों बेटा, क्योंकि तीनों बड़े मॉलिक्यूल हैं, एक साइड पे हिंड्रेंस ज़्यादा आती है, तीन बड़े मॉलिक्यूल साथ में दिखाने सही नहीं है, इसीलिए बेटा दो को एक साइड पे रखा, एक को एक साइड पे। मैं स्टेरिक हिंड्रेंस नाम की आप एक चीज़ पढ़ोगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाए
ठीक है, हिंड्रेंस कम हो जाए, उस वजह से आपने 2 को एक साइड दिखाया, 1 को एक साइड। बाकी हम अभी बॉन्डिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारा फोकस बहुत ज़्यादा कन्फिग्रेशन पे नहीं है कि अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है या मॉलिक्यूल कैसा है, ठीक है, उस पर नहीं है, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा डील करते हो उससे। बट आपको ये बात समझ में आ रही है कि मोनो, डाई और ट्राई कैसा होता है। अब ये वाला जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आप ये बात तो समझ ही गए कि ट्राइग्लिसराइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे बोला है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड आर लिंक विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, और ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है। लिंकेज कौन सी होती है यहाँ पे? एस्टर बॉन्ड। इस पे क्वेश्चन आता है भर भर के आपके एंट्रेंसेस में। उसके बाद ये देखो, क्या आप पहचान पाए, क्या आप पहचान पाए कि ये मॉलिक्यूल क्या है? दिस इज ग्लिसरॉल। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट आपका फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3, और तीनों ने बॉन्ड बना रहे हैं, तीनों बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। मैं मिटा देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इसको नोट कर पाओ। और कंडेंसेशन होगा, मतलब पानी निकलेगा, कितने मॉलिक्यूल? 3, क्योंकि 3 फैटी एसिड है, और ये जो बन के तैयार हुआ, दिस इज ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड कैसे बना, होपफुली आपको समझ में आ गया। और ट्राइग्लिसराइड है क्या? 1 ग्लिसरॉल प्लस हाउ मेनी फैटी एसिड्स? 3 फैटी एसिड्स। These 3 fatty acids can be same, these 3 fatty acids can be different। जरूरी नहीं है कि तीनों सेम होने जरूरी है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सिंपल लिपिड्स पढ़ने के बाद अब हम आने वाले हैं किस पे? फॉस्फोलिपिड्स पे, राइट। फॉस्फोलिपिड्स, जिनको हमने कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में पढ़ा था। एज द नेम सजेस्ट कि इनमें कुछ ना कुछ फॉस्फेट ग्रुप होगा और सिंपल लिपिड वाली हरकत होगी। तो देखो जरा, फॉस्फोलिपिड्स की डेफिनेशन में है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो होंगे ही होंगे, साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी होगा और साथ में नाइट्रोजनस कंपाउंड भी होगा। इनको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स? इट हैज 4 थिंग्स। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी है, ठीक है, फॉस्फेट भी है, और उसके साथ नाइट्रोजनस कंपाउंड भी है। क्या है ये सब? अभी देखेंगे। दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ लिपिड इन द प्रोटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट टू बी स्टार मार्क। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, याद रखना है। उसके बाद एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड भी हो और हाइड्रोफोबिक भी हो। आप में से जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद आ रही है, अच्छी बात, ठीक है। नहीं आ रही है तो जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ी है बेटा? क्यों बाकियों से पीछे हो आप अभी तक? ठीक है, जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ो। ऑलरेडी पूरा चैप्टर का वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है। वहाँ पे बताया गया था कि ग्लिसरॉल को ऐसे हेड की तरह शो किया, और जो फैटी एसिड की टेल्स हैं उसको ऐसे शो किया हमने, ठीक है। तो एक ग्लिसरॉल और कितनी फैटी एसिड दिख रही हैं? 2। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? डाइग्लिसराइड। और इस डाइग्लिसराइड में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, तो आप बोलोगे हेड हाइड्रोफिलिक है। इसके और भी रीजन है हाइड्रोफिलिक होने के, कि जो हेड रीजन है इस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो, तो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से भी हाइड्रोफिलिक हो जाता है। और ये क्या हो गए बेटा? दीज आर हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो हेड इज हाइड्रोफिलिक, जो कि हमने ग्लिसरॉल प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेशन का तरीका है बस। और ये जो टेल दिखाई है, ये फैटी एसिड दिखाई है, तो ये जो फैटी एसिड हो गई, दीज आर व्हाट? दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो, हाइड्रोफिलिक एंड भी हो और हाइड्रोफोबिक एंड भी हो, उसको हम बोलते हैं क्या? एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक पोलर एंड भी प्रेजेंट है, और हाइड्रोफोबिक विच इज नॉन पोलर, ऑल्सो नोन एज नॉन पोलर एंड भी प्रेजेंट है। हाइड्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि इसमें H3PO4 मतलब फॉस्फेट ग्रुप और आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है। और फैटी एसिड जो है वो तो हाइड्रोफोबिक होती हैं, वो हमने ऊपर ही देख लिया। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, मैंने बताया, ठीक है। और ऐसा ही जो लिपिड जिसपे फॉस्फेट चिपका हो, तो मैंने बताया था कि कौन से लिपिड्स प्रेजेंट हैं? फॉस्फोडाइग्लिसराइड। मतलब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट है, दैट इज फॉस्फोडाइग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल क्या हो गया? बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड जिसका नाम एनसीईआरटी में लेसिथिन दिया हुआ है, इसको फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी बोला जाएगा। क्या बोलते हैं? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। पॉइंट टू बी नोटेड। ये है कैसा मॉलिक्यूल? अब आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। मुझे ये बात बताओ कि आप ये पहचान पाए कि ये ग्लिसरॉल ही है, ठीक है, सॉरी, ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज ग्लिसरॉल ओनली। क्या ये पहचान पाए? इसमें एक OH इधर लगा था, एक OH इधर और एक OH इधर, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर इस ग्लिसरॉल में आके एक फैटी एसिड ने बॉन्ड बनाया, दूसरे फैटी एसिड ने बॉन्ड बनाया, मतलब ये हो गया डाइग्लिसराइड। तो इसको मैंने सर्कल की तरह शो किया बेटा, ऐसे। इन दोनों को मैंने टेल की तरह शो किया, ऐसे। और जो तीसरा OH है उससे आके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, और इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या अटैच होता है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो चेक करो, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने को नहीं आएगा, लेकिन आ भी गया
तो आपको ऑब्जर्वेशन अच्छी रखनी है बस, तो एक बारी खुद से ड्रॉ करके देख लो कि CH2OH, CHOH और CH2OH, इससे लाके आपने क्या किया, एक फैटी एसिड चिपका दिया, ठीक है। इससे लाके आपने क्या किया, दूसरा फैटी एसिड चिपका दिया, ठीक है। और इससे आपने क्या किया, एक फॉस्फेट ग्रुप चिपकाया। अब फॉस्फेट ग्रुप ऐसे क्यों शो किया हुआ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको रेफर करूंगा कि जाके न्यूक्लियोटाइड वाला लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या किया गया, CH2 एक लंबी चेन है जिससे नाइट्रोजन चिपका है और नाइट्रोजन पे अपने आप में 3 मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप लगे हुए, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। बस मेरी आपसे आस कितनी है कि आप अगर ड्रॉ नहीं भी कर पा रहे हो पहली बारी में, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बट इसका प्रेशर अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो देख के जरूर पहचान जाना कि ये वाला एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड में भी फॉस्फोडाइग्लिसराइड, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तीसरे पे, और ये है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेसिथिन, ठीक है, या फिर फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन या लेसिथिन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और भी टाइप के फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन इज द मोस्ट फेमस वन, और भी टाइप के लिपिड्स है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इसका डायग्राम देके समझा देता है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट इज बेटा स्टीरॉइड। इसका सिर्फ एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, इसीलिए इतना बताना पड़ रहा है आपको, अदरवाइज ये नहीं भी पढ़ते तो चलता। व्हाट इज स्टीरॉइड, स्टीरॉइड बोलते किसको, इसको डेराइव्ड लिपिड बोला गया, ठीक है। अब इसको डेराइव्ड लिपिड बोला गया, और इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जरा, ऊपर वाले सब में से सबसे आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर किसका है, इसी का दिख रहा है आपको, और ये बहुत ही सिंपल, द मोस्ट बेसिक स्टीरॉइड अगर आप मेरे से पूछोगे तो दैट इज कोलेस्टेरॉल। इसके अलावा और भी होते हैं बहुत सारे, तो कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट बेसिक, मतलब आपका बहुत ही जेन्युइन स्टीरॉइड का कोई एग्जांपल पूछता है तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल ही निकलता है फटाक से मुंह से। इसके अलावा भी और होते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में या किसी भी स्टीरॉइड के स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें कॉमन है। ये 4 रिंग्स कॉमन होनी चाहिए। ये 4 रिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉमन। 17 मेंबर रिंग है बेटा, कार्बन नंबर काउंट करने आते हैं तो करके देख लो। 17 मेंबर की चार मेंबर्ड रिंग अगर ये प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर को हम स्टीरॉइड्स बोलेंगे, ठीक है, स्टीरॉइड्स बोलेंगे। और स्टीरॉइड्स का मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल। एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम देख के कंफ्यूज मत होना, पहचान जाना कि ये कोलेस्ट्रॉल है। तो याद रखना, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट छोले स्टीरॉल, ठीक है, छोले स्टीरॉल, है ना। तो कोलेस्टेरॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके 4 रिंग हैं, स्टीरॉइड की फॉर्म, इसलिए स्टीरॉइड बोल रहे हैं उसको, और कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल बेटा प्रिकर्सर होता है आपके विटामिन D3 का, इसलिए बेटा विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं वैसे विटामिन D3 को। आपको पता होगा बेटा धूप बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बायोसिंथेसिस के लिए, और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि कभी भी बोन में वीकनेस आती है या बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो इसकी मेडिकेशन चलती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और यूटिलिटी में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और विटामिन डी को बनाने के लिए आपका क्या है, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल बेटा आपके कहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी मेंबर होता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तो उस टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल इन बायोलॉजी। तो कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट डेकोरेटेड, क्यों, क्योंकि इतना आर्टिस्टिक इसका स्ट्रक्चर है। तो याद रखना है ये इसको माइक्रोमोलिक्यूल, और यहां से भी देखो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन मैंने पहली स्लाइड पे बता दी आपको, लेकिन यहां पर भी मेंशन है कि माइक्रोमोलिक्यूल है, तो लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल, पॉइंट टू बी नोटेड। चलो स्टीरॉइड हो गया। अब आपकी एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो हम ऑलरेडी कुछ पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि सिंपल लिपिड्स को आप फैट्स और ऑयल्स में डिवाइड कर सकते हो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, एक दूसरे से इनको अलग किया गया। जो फैट्स होते हैं बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहते हैं। जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, इतना जल्दी पिघलेंगे नहीं है, ठीक है। इसलिए सर्दी में और इनफैक्ट कभी कभी गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो तो गर्मी में भी आपके क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। जबकि ऑयल की बात करें तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इसलिए लिक्विड ही रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, इवन इन विंटर्स, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऑयल हैं बेटा, ऑयल आ गया नाम में, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये एनसीईआरटी में मेंशन एग्जांपल, ऑयल आ गया नाम में तो आपका क्या है, बेसिकली लो मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट बेटा फॉस्फोलिपिड्स, वी ऑलरेडी नो, बस पढ़ के खत्म करना है इसको। लिपिड्स दैट कंटेन फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसे लिपिड जिसमें फॉस्फोरस
और एक फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे हम लिपिड। ठीक है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया आपका, लेसिथिन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा कॉम्प्लेक्स लिपिड मतलब बड़े बड़े लिपिड्स आपको मिलते हैं स्पेशली न्यूरल टिश्यू में, मतलब आपके नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं बेटा कौन, लिपिड्स। जनरली लिपिड का फंक्शन क्या है एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि हम बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, उनके नेचर पे ज़्यादा यहाँ पर डील कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी के चैप्टर में। ठीक है, लेकिन जनरली फैट्स का लिपिड्स का काम क्या है, तो बेटा बॉडी को कुशनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करना आपकी बॉडी के अंदर, वो काम है किसका, लिपिड्स का। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर थर्मल लॉसेस से बचाना, हीट के लॉसेस से बचाना, तो आपकी बॉडी को क्या करना, गर्म, इंसुलेटेड रखना, वो भी फैट का काम है। कि जैसे आप जमीन पे गिरे, अब आपका लिवर उतनी जोर के ना लगे अंदर, ऑर्गन्स आपस में उतनी जोर के ना टकराएं, तो कुशनिंग का प्रोवाइड किया जाता है, राइट। कि जैसे मैंने अमेजोन या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ कांच का मंगाया, तो वो बबल रैप में रैप होके आता है, या फिर वो क्या करते हैं अंदर कार्डबोर्ड के पीसेस डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाए, इम्पल्स कम लगे, उतना ज़्यादा शॉक ना लगे अंदर की चीज़ों की, वो टूटे। सिमिलरली आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करेगा फैट। दूसरा, आपकी बॉडी में हीट को होल्ड करके रखेगा। इसके अलावा जब हम माइन्यूट लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारे फंक्शन है, मैंने बता ही दिया कि विटामिन सिंथेसिस में इसका रोल आ जाता है, ठीक है, विटामिन सिंथेसिस में रोल आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद शॉक एब्जॉर्प्शन में काम आ जाता है, शॉक एब्जॉर्प्शन में। तीसरा बताया मैंने क्या, इंसुलेशन में हेल्प करता है, इंसुलेशन ऑफ हीट, इस चीज़ों में हेल्प कर रहा है। बाकी माइन्यूट लेवल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा अपनी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए अपने किस पे, एमसीक्यूज पे। तो देखो जरा, एमसीक्यू बेटा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, पाल्मिटिक एसिड और आर्किडेनोइक एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो 16 और 20। ये बात आपको समझ में आ रही, कहाँ लिखवाया गया, वो जब मैंने आपको टेबल लिखवाया, चेक करो, ठीक है, यहाँ पर, और इन्हीं दोनों पे मैंने मार्क किया था, और यही दोनों एनसीईआरटी में मेंशन है, ये और ये, चेक करो, 16 एंड 20। ये पूछा ना, पाल्मिटिक एंड आर्किडोनिक, तो एक ही कॉम्बिनेशन है 16-20 वाला, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसमें से फॉस्फोलिपिड कौन है, ठीक है, आर्किडोनिक एसिड, अरे नहीं, ये तो फैटी एसिड है। लेसिथिन, ये है क्या, फॉस्फोलिपिड, तो यही आ गया। पाल्मिटिक एसिड, ये भी फैटी एसिड है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल तो अभी एस्टेरिफाई होगा तब जाके बनेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, पॉइंट टू अंडरलाइन करेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट दे आर डिवाइडेड इनटू फैट। लिपिड जो है मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे फैट और ऑयल में डिवाइड होते हैं, सही लिखा है। न्यूरल टिश्यू है सिंपल, नहीं, सिंपल लिपिड्स नहीं होते, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो गलत हो गया। फॉस्फोलिपिड्स नेवर फॉर्म, नेवर नहीं, हमेशा बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट। लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये भी गलत हो गए। माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये किस फ्रैक्शन में मिलते हैं, एसिड सॉल्यूबल में, किसके साथ, मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है, राइट। ये क्वेश्चन भी देख लो जरा, एक ये ऊपर वाली स्लाइड पे आया नहीं, इसलिए अलग से डालना पड़ा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला फ्रॉम 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आपको बताना है ए कौन है और बी कौन है बेसिकली। अब देखो, ए कौन है, ए आपको समझ में ही आ गया, लेसिथिन अभी अभी पढ़ा है, तो ए के ऑप्शन में लेसिथिन दिया है, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यही आंसर होगा, बट स्टिल, ठीक है, ये बी भी आपको आना चाहिए, क्यों, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। अगर आपको ये पहचान में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन से हिंट लो, स्मार्टनेस काम करती है बेटा। बी के ऑप्शन सिर्फ 2 हैं, यूरेसिल या एडिनिन, मतलब यूरेसिल और एडिनिन क्या थे, नाइट्रोजनस बेसिस, तो ये मेरे को नहीं भी याद, तो मैंने खुद पता कर लिया कि ये नाइट्रोजनस बेस है। दूसरा, मुझे यही नहीं पता है कि यूरेसिल है कि एडिनिन है, तो हम बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे, मेरे को स्ट्रक्चर ही याद नहीं है, लेट से होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही याद नहीं है तो हम बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे कि सर एडिनिन और यूरेसिल, एडिनिन बिलोंग्स टू प्यूरिन, राइट, यूरेसिल बिलोंग्स टू पायरिमिडीन, ये भी बिल्कुल सच है। एडिनिन प्यूरिन है, यूरेसिल पायरिमिडीन है, और प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर थे और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थे। ये कैसा दिख रहा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि ये क्या होगा आपका, दिस विल बी एडिनिन, ठीक है, तो बी एडिनिन होगा, ठीक है, बी क्या होगा, एडिनिन। अब देखो जरा क्या बोल रहा है, बी हो गया क्या, एडिनिन, सही लिखा है। अ न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स अप द न्यूक्लिक एसिड, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जो कि न्यूक्लिक एसिड बनाता है, तो न्यूक्लियोटाइड है क्या ये, नहीं, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, तो ये गलत हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत ही बड़े, इसलिए डाला मैंने, ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस थोड़ी, नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोटाइड थोड़ी है। नाइट्रोजनस बेस होता तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड होता, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड होता तो यहाँ पर बना होता क्या,
यहाँ पे बना होता एडिनाइलिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड तब होता। ठीक है, अब मैंने बेटा ये 2 क्वेश्चन रखे हैं। एक क्वेश्चन पिछली क्लास से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत निहायत ही आसान क्वेश्चन, पहले वाला, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका आज की क्लास से है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करोगे, अलॉन्ग विद मैंने ऊपर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, लिपिड का पार्ट बेटा खत्म हो चुका है आपके बायोलॉजी के लेवल पे। एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है लिपिड पे, पूरा एक पेज दिया हुआ है जिसमें लिपिड के 3 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, जिसके अंदर आपको फैटी एसिड दिखेगा, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको डाइग्लिसराइड दिखेगा, आपको ट्राइग्लिसराइड, आपको कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो वो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप देख के पहचान जाओगे। बस यही मेरा था कि आपको वो देखना सिखा दूँ। यहाँ से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं रुकेगा, पक्की बात है। ठीक है, बाकी बेटा नोट्स आपने होपफुली बना लिए होंगे। अगर आपने वीडियो लेक्चर पूरा देखा तो बेटा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे ये बात बताओ कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। इसके साथ आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, उनको बताओ कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और अगली क्लास तक पढ़ते रहो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट के साथ। थैंक यू सो मच।